लेट्स स्टार्ट जी। सो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी। अब आपकी डिविडेंड पॉलिसी किन चीजों से चेंज हो सकती है? कुछ रूल्स हैं जो you need to follow and your dividend policy might change or might be affected because of those rules. One is capital impairment rule. ये क्या कहता है? Many states, but once again this is for US, okay? This is for US. हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, लेकिन otherwise from examination point of view I will not be testing these rules. ठीक है? Okay. पढ़ लें capital impairment rule क्या कहता है? Many states prohibit the payment of dividends if these dividends impair capital. आप लोग डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा डिविडेंड नहीं दे सकते जो कि कैपिटल को इंपेयर करे। इंपेयर पता है क्या चीज होती है? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स याद है फ्रॉम अकाउंटिंग? क्या सर? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स नहीं याद? चलें छोड़े, मारे बोलिए नहीं याद। इंपेयरमेंट ऑफ एसेट होता है कि एसेट की किसी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है? उसको बोलते हैं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। अच्छा, वो कह रहा है कि आप लोग प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर वो ये काम करे। डिविडेंड आप नहीं दे सकते अगर, कब नहीं दे सकते? आइदर पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक और पार प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल। अगर आपका कैपिटल इससे इंपेयर हो जाए, यानी कैपिटल इस अमाउंट से कम हो जाए, कितना? आइदर पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक और पार प्लस एडिशनल पेड इन कैपिटल। पार वैल्यू ऑफ कैपिटल, ठीक, और उसके साथ एडिशनल पेड इन कैपिटल, जो एडिशनल पेड इन कैपिटल जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अगर इससे आपका कैपिटल इंपेयर होता है तो आप लोग नहीं दे सकते। ऐसा इतना डिविडेंड आप लोग नहीं दे सकते। इनकॉर्पोरेशन इन सम स्टेट्स, और फिर स्टेट का नाम डेलावेयर, allows the firm to use the fair value rather than book value of its assets when judging whether a dividend impairs capital। अब वो कह रहे हैं कि डिविडेंड कैपिटल को किस तरह इंपेयर करता है? वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू का वर्ड आप नहीं इस्तेमाल करते, आप बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से आपकी अमाउंट जो है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अगर डिविडेंड कैपिटल को बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से कम करता है तो आप ऐसा डिविडेंड नहीं पे कर सकते, ठीक? अगर इन बातों की समझ नहीं भी आ रही तो लीव इट, ये हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे, दिस इज फ्रॉम यूएस, ठीक? इंसॉल्वेंसी रूल क्या कहता है? सम स्टेट्स प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स इफ द कंपनी इज इंसॉल्वेंट अंडर आइदर फेयर मार्केट वैल्यूएशन और इक्विटेबल सेंस। अगर आपकी फर्म इंसॉल्वेंट है इन दो रूल्स के अंडर, तो आप लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। इसको भी याद रखिए। अनड्यू रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स रूल्स prohibits the undue retention of earnings in excess of the present and future investment needs of the firm। आप लोग ज्यादा पैसे अपने पास नहीं रख सकते, अगर जितने पैसे आपको फ्यूचर के लिए चाहिए उससे ज्यादा पैसे अपने पास नहीं रख सकते, ठीक? ये कुछ रूल्स हैं which are followed in US which will decide how much to pay as dividend, ठीक? ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते, इंसॉल्वेंट होंगे तो नहीं रख सकते, इतना डिविडेंड नहीं दे सकते जो कि आपके कैपिटल को इंपेयर कर दे, ठीक है? ये तीन रूल्स हैं जो कि आप यूएस में फॉलो होते हैं जब भी आप लोग डिविडेंड्स को पे करते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं फॉलो होते, सो फॉरगेट अबाउट इट। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड पॉलिसी, और कुछ और इश्यूज क्या हैं ये देखिए। अब ये इश्यूज आपको पता होना चाहिए। फंडिंग नीड्स ऑफ द फर्म। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो पैसे मेरे पास बचते हैं रिटेन अर्निंग्स, उनके साथ मैं क्या करता हूँ? उनसे मैं क्या करता हूँ? रिटेन अर्निंग्स। ना डिविडेंड हमने क्या कहा था कि अंडर पैसिव डिविडेंड पॉलिसी डिविडेंड सबसे आखिर में। तो इसका मतलब यह है कि जो पैसे मेरे पास पड़े हुए रिटेन अर्निंग्स, जो पुरानी इनकम है पुराने सालों की और जो अभी इस साल की इनकम है, इस सबसे हम लोग क्या करता हूँ? फंडिंग करता हूँ ना कुछ। मैं कहता हूँ यार मैंने फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मैंने कुछ बिल्डिंग खरीदनी है, मैंने कुछ एसेट खरीदना है, कैपिटल एसेट खरीदना है, मैंने बॉन्ड्स लिए हैं, बॉन्ड के पैसे वापस करने हैं, जो भी है उनको मैं पूरा करता हूँ। तो वो कह रहा है कि अगर आपने जितना डिविडेंड अनाउंस करना है या जितना डिविडेंड देना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फंडिंग नीड कितनी है फर्म की। अगर फंडिंग नीड ज्यादा है फर्म की तो आप डिविडेंड कम अनाउंस करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा कि डिविडेंड पैसिव डिविडेंड पॉलिसी है कि आखिर में डिविडेंड देंगे, जितना मुझे चाहिए उतना मैं रख दूंगा, उसके बाद आखिर में बच जाएगा एक्सेस फंड्स, वो मैं डिविडेंड दूंगा। लिक्विडिटी, नॉर्मली डिविडेंड्स आर पेड इन कैश फॉर्म। क्या आपके पास लिक्विडिटी है? क्या आपके पास पैसे हैं इतने? क्या आप लोग डिविडेंड दे सकते हैं? सो दिस विल डिसाइड हाउ मच डिविडेंड अ कंपनी वुड पे। लिक्विडिटी डिसाइड करती है। एबिलिटी टू बोरो, डू यू हैव द एबिलिटी टू बोरो फंड्स? क्या आप लोग कर्जे ले सकते हैं? ठीक है,
अगर आप कर्जे नहीं ले सकते तो फिर आप इन पैसों को रखें अपने पास और इनको इस्तेमाल करें या इनको रखें एक ऐसे टाइम के लिए जहां पे ये आपके लिए एक एज अ कंटिजेंसी फंड इस्तेमाल हो, ठीक है। अब ये कंटिजेंसी फंड एक चीज होती है, या हम इसको जनरल फंड्स कह के रख देते हैं और हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब मुझे जरूरत हो, ठीक है। तो हम लोग जरूरत के वक्त वी एक्चुअली बोरो। सो इफ यू वांट टू गिव दिस एक्सेस कैश, एक्सेस प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स, तो आप दे दें, लेकिन कल को आप बोरोइंग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप बोरोइंग कर सकते हैं तो यू कैन अनाउंस डिविडेंड, आप अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं, मॉडस्ट डिविडेंड भी दे सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस इन डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर बाज वक्त जब आप लोग लोन्स लेते हैं तो वो आपको मना करता है, वो आपसे कहता है कि डिविडेंड अनाउंस नहीं करना जब तक मेरा लोन पूरा नहीं होगा, जब तक ये कर्जा मेरा वापस नहीं होगा आप लोग डिविडेंड नहीं अनाउंस करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस इन डेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जिस तरह आईएमएफ आपको कह दे कि जब तक मेरा कर्जा वापस नहीं होगा आप लोग तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते या पेंशन आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो इसी तरह कंपनीज टिल दे पे ऑफ देयर डेट्स, their lender would impose restriction on them that they cannot give dividends up to this extent, या 1 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, जो भी वो लिमिट आपके लिए रखते आप उससे ज्यादा डिविडेंड्स नहीं दे सकते। सर लिक्विडिटी रिपीट करें, लिक्विडिटी रिपीट करें। ओके, लिक्विडिटी हमने कहा था लिक्विडिटी इज कि हाउ मच मनी ना लिक्विड फंड्स यू हैव। आप लोगों ने डिविडेंड किस फॉर्म में देना होता है, ज्यादातर हम लोगों ने कहा कि बोनस शेयर्स की भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अदरवाइज इट्स कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड देने के लिए जरूरी है कि कैश हो, अगर कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, क्या आप डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। सो लिक्विडिटी। कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द फर्म किसके पास है और कंट्रोल ऑफ द फर्म कितना है जिसके मुताबिक वो लोग डिविडेंड्स दे सकते हैं। अगर कंट्रोल ऑफ द फर्म है तो आप लोग डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं, अगर कंट्रोल ऑफ द फर्म नहीं है सो देन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो डिसाइड कि डिविडेंड कितना अनाउंस करना है और अनाउंस करना है कि नहीं अनाउंस करना। हमने थोड़ी देर पहले कहा था, कल हमने बात की थी डिविडेंड स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी हर चीज में जरूरी है, otherwise if there are fluctuations that is risk. So for investors, if you are investing in my company and I keep on changing the amount of dividends every year, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग यार पता नहीं डिविडेंड कितना होगा कितना नहीं होगा, so this is risk. Expected dividend नहीं होगा, ठीक है, डिविडेंड चेंज होगा। तो वो कह रहा है कि डिविडेंड की स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। So let's talk about dividend stability. Stability, maintaining the position of the firm's dividend payments in relation to a trend line. वो कह रहा है कि डिविडेंड को मेंटेन करना है इन रिलेशन टू अ ट्रेंड लाइन। अब अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगर आप हर साल 1-1 रुपए डिविडेंड बढ़ा रहे हैं तो आपने इसी ट्रेंड लाइन को मेंटेन करना। अगर आप हर साल डिविडेंड एक जैसा देते हैं तो आपने हर साल इसको सेम रखना है, ठीक। अगर वैसे होता तो नहीं है लेकिन वैसे कह रहा हूं, अगर हर साल डिविडेंड कम कर रहे हैं तो फिर अगले साल फिर कम कर दें, ठीक है। लेकिन इस तरह होता नहीं कि आप हर साल डिविडेंड कम करते हैं, ठीक। तो फिर हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर्स वुड एक्चुअली नॉट इन्वेस्ट। सो दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकली हां सही है कि स्टेबिलिटी होगी, अदरवाइज दिस इज एक्चुअली एब्सर्ड। ये सही है, ये सही। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखते हैं ये स्टेबिलिटी किस तरह आती है। 50% ऑफ अर्निंग्स पेड आउट एज डिविडेंड, जितना भी अर्निंग है उसका 50% आप लोग अपने शेयर होल्डर्स में बांट दो, ओके। सो दिस इज योर अर्निंग पर शेयर, यानी पर शेयर कितना अर्न करते हैं। ईपीएस इक्वल्स अर्निंग per share, but how do you calculate it? Total earnings, which is net income, divided by the number of shares outstanding. ये हो गया। अब अगर ईपीएस आपका ये है, सही है, और आप इस ईपीएस में ये डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं किसी प्रीवियस ईयर से, तो जब आपका ईपीएस ज्यादा होता है तो सेम तरीके से आपका डिविडेंड भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक। जब आपका ईपीएस कम होता है तो सेम प्रोपोर्शन से आपका डिविडेंड भी कम होना चाहिए, ठीक। सो इट शुड फॉलो द सेम as the Trend. यस सर। ट्रेंड लाइन सेम होनी चाहिए। आप देखें, अब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी लाइन, जिस तरह मैंने आपसे कहा था समझाते हुए शुरू में कि बस वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसका रिलेशनशिप उसने बना दिया ईपीएस के साथ। ईपीएस के साथ आप इसको एक किस्म का पैक कर दें। अगर ईपीएस ज्यादा होता है डिविडेंड ज्यादा होगा, ईपीएस कम होगा डिविडेंड कम होगा। सो एक्सपेक्टेड, आपको पता है कि कितना डिविडेंड अनाउंस होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि अर्निंग पर शेयर कितना है, तो बस ऑटोमेटिकली डिविडेंड भी उसके हिसाब से होगा, ठीक। सो डिविडेंड ईपीएस इंक्रीजेस, डिविडेंड पर शेयर इंक्रीजेस, ईपीएस has gone up,
up to 4, so dividend per share has also increased. ठीक, अब फर्क देखें ना, जब 2 था तो 1 half of it ना, अब देखें 4 हो गया, half of it 2, सही है? तो बस वो कह रहा है हाफ, जितना भी EPS होगा उसका हाफ में डिविडेंड दिया, ठीक, यू कैन फॉलो, बिल्कुल सही, उसी हिसाब से जा रहा है। नाउ दिस इज स्टेबिलिटी, अब ये स्टेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि स्टेबिलिटी हमेशा इसी तरह हो स्ट्रेट लाइन या हमेशा इस तरह ट्रेंड लाइन, ठीक है? स्टेबिलिटी यही स्टेबिलिटी है, दिस इज आल्सो स्टेबल, क्योंकि आपको पता है कि ये EPS के साथ मैंने 50% की हुई है, चाहे EPS 100 पे चला जाए, होता नहीं है लेकिन चले 100 पे चला गया तो डिविडेंड 50 पे चला जाएगा, EPS 2 पे आ गया डिविडेंड 1 पे आ जाएगा, ठीक? गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके, dividends begin at 50% of earnings but are stable and increase only when supported by growth in earnings, ये सही बात को एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, फिर अब और क्या हो सकता है, फिर एक और चीज देखते हैं, अब क्या है, EPS आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आप डिविडेंड को क्या कर रहे हैं, 50% डिविडेंड पे आउट रेट विद स्टेबिलिटी, अब आप कह रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, बट आई मेक द डिविडेंड स्टेबल एट 1 and until the EPS increases to 4 where I increase my dividend but not to 3 or 4 or 3.5, I only increase it by 0.5, but then once again I keep the dividend constant, फिर मैं स्टेबल रखता हूँ, ठीक है? स्टेबिलिटी आपके डिविडेंड में अभी भी, ठीक है, आपका डिविडेंड स्टेबल है, आपका डिविडेंड स्टेबल है, EPS keeps on changing but you are keeping your dividend stable. Dividends begin at 50% of earnings but are stable and increase only when supported by growth in earnings. Earnings ज्यादा हुई तो आपने dividend ज्यादा किया, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं कि जब हाफ था तो अगर 2 से 3 पे गया तो आपने 1.5 कर दिया, नहीं, हमने नहीं किया, हमने उसको स्टेबल रखा, जब 4 पे गया हमने सिर्फ 0.5 इंक्रीज कर दिया, but once again we kept it stable, उसके बाद नीचे वापस आया लेकिन हमने उसको स्टेबल रखा because we could support it, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, डिविडेंड को सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू EPS, मेरा EPS अभी भी हाई है, मैं डिविडेंड अभी भी पे कर सकता हूं और मैं पे कर रहा हूं उसको स्टेबल करके, गॉट द आइडिया? यस। और वैल्यूएशन ऑफ डिविडेंड स्टेबिलिटी, इंफॉर्मेशन कंटेंट, अब ये जो डिविडेंड है ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, हमने सिग्नलिंग की बात की कि ये सिग्नल देता है, ठीक? अब डिविडेंड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन कंटेंट, क्या इंफॉर्मेशन होती है? मैनेजमेंट मे बी एबल टू अफेक्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड्स, मैनेजमेंट इसको यूज करती है, मैनेजमेंट डिविडेंड को यूज करती है कोई भी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को बताने के लिए या मार्केट को सिग्नल देने के लिए, हमने कहा था फाइनेंशियल सिग्नलिंग होती है, आप जितना डिविडेंड पे कर रहे होते हैं या आपको बता रही होती है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जा रही है, इसी तरह हम डिविडेंड के अंदर ये इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, यानी डिविडेंड अगर ज्यादा होता है तो आपका आइडिया क्या आता है कि मैनेजमेंट इज डूइंग वेल, द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग गुड, दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई द कंपनी इज गिविंग dividends या more dividends या increasing the dividend. Yes. जब डिविडेंड में इंक्रीज आता है तो आप कहते हैं यार जरूर कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा किया होगा या कोई प्रोजेक्ट्स आगे अच्छे आ रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेंट है जो डिविडेंड के अंदर होता है, ठीक है? सो मैनेजमेंट may be able to affect the expectations of investors and that's how the management affects the expectation of the investors. और जब एक्सपेक्टेशन आपकी हाई होगी, आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे the company would do good, the share would do good, you would start buying the shares, shareholder wealth आपकी automatically बढ़ेगी. Okay, so expectations of investors through the information content of dividends. A stable dividend suggests that the company expects stable or growing dividends in the future. Dividend stable है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी सही जा रही है, हम कहेंगे कि हाँ यार आगे भी फ्यूचर में भी हम अच्छा जाएंगे, हो सकता है कि ये और भी डिविडेंड वक्त के साथ साथ ज्यादा करता है। Current income desires. Some investors who desire a specific periodic income will prefer a company with stable dividends to one with unstable dividends. आप लोगों से कल मैंने एक बात की थी कि इट्स एक्चुअल डेमोग्राफिक पे डिपेंड कर रहा होता है और इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिविडेंड्स मांग रहे होते हैं। अब ये डिविडेंड मांग रहे होते हैं और ये लोग कहते हैं कि डिविडेंड हमें अच्छा मिले, मॉडेस्ट डिविडेंड। They are desiring some specific periodic income. Every time the dividend is announced, they are waiting for it. वो रुकते हैं, वो कहते हैं यार डिविडेंड आएगा, ठीक है? So they are actually they have invested in the company's stocks. तो ये लोग कहते हैं कि हमें इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिविडेंड आएगा. Will prefer a company with stable dividends. Now they are looking for stable dividends. अगर आप उनको डिविडेंड कम कर दें
तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती एंड दे वुड एक्चुअली एंड अप सेलिंग द डिविडेंड एंड द शेयर प्राइस सेलिंग द शेयर प्राइस वुड गो डाउन। सो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होती है कि कंपनी का डिविडेंड स्टेबल हो, रादर अनस्टेबल डिविडेंड्स को वो लोग पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे यहां से एक स्ट्रीम ऑफ इनकम या स्पेसिफिक इनकम यहां से मिलती है। ठीक है, वंस अगेन एग्जांपल रिटायर्ड पीपल और पेंशनर्स की एग्जांपल हमने कर दी। इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस क्या है? A stable dividend may permit certain institutional investors to buy the common stock as they meet the requirements to be placed on the organization's approved list. अब institutional investor जो है इनकी एक approved list हो, इस जगह पे इन्वेस्ट करना है, इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना। उस लिस्ट के अंदर आने के लिए a corporation needs to pay dividend so that they become part of this approved list. A stable dividend may permit certain institutional investors to buy the common stock as they meet the requirements to be placed on the organization's approved list, ताकि वो उस approved list पे आए और फिर उनके stocks खरीदे institution। Remember, when the institution will be buying your stocks, so they will be buying in bulk, huge amounts. This is where the difference comes from. आप लोग 10 बंदे भी इकट्ठे हो जाएं और हजार शेयर भी ले लें तो वो 10,000 रुपए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक ही वक्त में 10 लाख शेयर ले लेगा, 1 लाख शेयर ले लेगा। ठीक है, अगर आप डिविडेंड पे करते हैं, रेगुलर स्टेबल डिविडेंड पे करते हैं और आप उसकी अप्रूव लिस्ट के अंदर हैं, वो देखता है हाँ ये डिविडेंड पे करता है, ये मेरी लिस्ट में आ गया है, हाँ मैं इसके स्टॉक खरीद सकता हूं, तो वो आपके स्टॉक खरीदता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशंस है और वो तब आती है जब स्टेबल डिविडेंड। देयर इज अ स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड किस तरह हो सकता है? हमने कहा आप या तो उसको किसी चीज के साथ पैक कर दें या सेम रखें और जो आपका ईपीएस बढ़ता है उसको आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा करता रहे, ताकि लोग ये सोचे कि फ्यूचर में भी ये डिविडेंड इसी तरह ग्रो करता रहेगा। 0.5 से ग्रो करें, 0.25 से ग्रो करें उसको, ठीक है, लेकिन ग्रो करता रहे। या इनकम के साथ रखें, इनकम जिसमें अच्छी होगी डिविडेंड ज्यादा, जिसमें कम है डिविडेंड्स कम, लेकिन एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ योर ईपीएस। रेगुलर डिविडेंड, अब डिविडेंड कितने किस्म का होता है? एक तो वो रेगुलर डिविडेंड है जो आपको हर वक्त मिलता है, ठीक है, द डिविडेंड दैट इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय द फर्म। नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप कितना डिविडेंड मिलेगा। एक डिविडेंड होता है व्हिच इज एक्स्ट्रा डिविडेंड। एक्स्ट्रा डिविडेंड, दिस इज अ नॉन रिकरिंग डिविडेंड, ये हर वक्त नहीं मिलता। इट्स अ नॉन रिकरिंग डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स इन एडिशन टू द रेगुलर डिविडेंड। आपको डिविडेंड मिला, एक महीने पहले मुझे डिविडेंड मिला और उसके 15 दिन बाद दोबारा डिविडेंड फ्रॉम द सेम फर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा डिविडेंड नॉन रिकरिंग, हर साल इस तरह नहीं होता कि 2-3 बार डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। इट मस्ट बी ड्यू टू, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। बस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, शायद उन्होंने प्रॉफिट ज्यादा कर दिए हो, एक्सेस फंड्स हो, ठीक है, और वो इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, बस। सो दिस इज एक्स्ट्रा डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्म पे करेगा। क्लियर? स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड आपको कल आइडिया था कि स्टॉक डिविडेंड क्या है? इट्स एक्चुअली डिविडेंड which is paid in the form of stocks. A payment of additional shares of stock to shareholders. So you do not pay cash. Liquidity का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, तो हम लोग कहते हैं चलो इनको डिविडेंड में स्टॉक्स दे दो, शेयर्स दे दो। A payment of additional shares of stock to shareholders often used in place of or in addition to a capital. या तो इसकी जगह पर या इससे एडिशनल, यानी कैश डिविडेंड भी देने और साथ स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड को हम लोग यहाँ पर बोनस, यहाँ पर पाकिस्तान में आम वर्ड्स में क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स। क्या आपको बोनस शेयर्स मिलते हैं? आपके अपने शेयर्स तो हैं, उन्होंने आपको डिविडेंड देना था, डिविडेंड की बजाय उन्होंने आपको और शेयर्स दिए, बोनस शेयर्स। ओके, स्मॉल परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड्स। Okay, small percentage stock dividends, typically less than 25% of previously outstanding common stock. Small percentage stock dividend कौन सा होगा? जो कि आपके previously outstanding common stock का 25% से कम हो, वो है आपका small percentage stock dividend. Assume a company with 400,000 shares of 5 per common stock outstanding pays a 5% stock dividend. Company with 400,000 shares, 400,000 shares है total company के, par value कितनी है? 5. So $5 per common stock. Okay. Shares of 5 par common stock outstanding
और ये 5% स्टॉक डिविडेंड दे रहा है, 5% स्टॉक डिविडेंड, तो ये कितना हो जाएगा? प्री डिविडेंड 20 मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? इसका प्री डिविडेंड मार्केट वैल्यू है 40। हाउ डज दिस इंपैक्ट द शेयर होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स? अब आपका इक्विटी अकाउंट इससे किस तरह अफेक्ट होता है गौर से देखिएगा, ठीक है? एंड यू विल हैव टू मेक दिस इक्विटी अकाउंट फॉर मी इन द एग्जाम, सो पे अटेंशन। अब इससे किस तरह अफेक्ट होगा आपका इक्विटी अकाउंट? देखिए, अगर 400,000 आपका 400,000 आपके शेयर से, और वो आपसे कह रहा है कि आप लोग 400,000 और 400,000 shares of $5 पर कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग pays a 5% स्टॉक डिविडेंड। आप लोग 5% स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, ओके, आप लोग 5% स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, तो उस केस में आपका इक्विटी सेक्शन किस तरीके से इफेक्ट होता है? You have how many shares you would be giving as new shares? New shares आप लोग कितने देंगे? 5% देंगे। 5% new shares कितने होंगे? 5% of 400,000 would be 20,000। Yes sir. 20,000 shares, 20,000 शेयर आप लोग एक्स्ट्रा देंगे, और एक शेयर कितने का था? 5 का। So that means 100 कितना हो गया? 20,000 into 5 कितना हो गया? 1 लाख। 100,000 ओके, 1 लाख हो गया। Yes sir. 1 लाख रुपए ट्रांसफर इनटू कॉमन स्टॉक अकाउंट। 1 लाख रुपए हो गए कॉमन स्टॉक अकाउंट। अब 1 लाख रुपए कॉमन स्टॉक अकाउंट में हो गए, लेकिन एडिशनल पेड इन कैपिटल आपका कितना होगा इस केस में? एडिशनल पेड इन कैपिटल वुड बी 700,000। How it would be 700,000? 100,000 आपके पास कॉमन स्टॉक है, ठीक, जो कि एडिशनल पेड इन कैपिटल आया आपके पास, और 80,000 जो आपके पास आ रहा है, 8 लाख एक मिनट 20 पकड़ दिया 4 to 20। आप लोगों ने 4 लाख का 5% लिया, कितना आया? 20,000। 20,000 आ गया। 20,000 पे 5 1 लाख। आपका 5 पार कॉमन स्टॉक था, ठीक, वो कितना हो गया? 1 लाख हो गया। ओके, 1 लाख आपके पास शेयर्स आ गए, ठीक, 20,000 into 5, 1 लाख न्यू शेयर्स आ गए। 1 लाख न्यू शेयर्स आ गए आपके, जो रिटेन अर्निंग में से निकल कर रहा है, ठीक है, रिटेन अर्निंग में से 1 लाख निकल के आ गए, जो कि कॉमन स्टॉक में आ गए। अब आपके पास 1 लाख ट्रांसफर इनटू कॉमन स्टॉक अकाउंट हो गए। 8 लाख का जो अमाउंट है वो ऐसा, आपके पास टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? अब आ जाएगा 5% आपका स्टॉक डिविडेंड था, ठीक है, 5% स्टॉक डिविडेंड से पहले क्या पोजीशन? 400,000 शेयर्स, 30 lakhs। ये ठीक, 400,000 शेयर्स, और एट 5 कितना हो गया? 2 million। 2 मिलियन हो गया। एडिशनल पेड इन कैपिटल, आप लोगों ने मुझे कहा कि एडिशनल पेड इन कैपिटल सर हमारे पास आ गया 20,000। एडिशनल पेड इन कैपिटल क्या होता है? एडिशनल पेड इन कैपिटल आपका जो कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग है, उसमें जब भी आप लोग नए शेयर्स लेकर आते हैं, ठीक है, नए शेयर्स लेकर आते हैं, तो वो आपका है स्टॉक डिविडेंड। एडिशनल पेड इन कैपिटल तब आता है जब आपके पास होता है स्टॉक। कितनी किस्म के हम लोग इशू कर सकते हैं? पार, डिस्काउंट, प्रीमियम। जब आप किसी चीज को प्रीमियम पे इशू करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपने उसको उसके पैसों से ज्यादा दिए। जब आपने ज्यादा पैसे दिए तो आपके पास शेयर की कीमत कितनी है? 5।
पार 5 है, लेकिन आपने पार से ज्यादा पैसे दिए। अब उन पैसों को मैं कहां पे लिखूं? क्या वो मेरा प्रॉफिट है? क्या वो मेरा प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं ना, प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी इक्विटी है, इक्विटी। लेकिन शेयर हर कंपनी का, आपसे मैं कहना हर कंपनी का शेयर एक ही पार वैल्यू सबकी, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 400,000 इक्वल्स 2 मिलियन। लेकिन पैसे आपने कितने दिए थे? 3 मिलियन। तो जो आपने एक्स्ट्रा मुझे दिया, एक्स्ट्रा, दैट इज दी एडिशनल पेड इन कैपिटल। ये हो गया। पिछले सालों में मैंने अब तक कितने पैसे जमा किए इनकम में से, नेट इनकम में से? 7 मिलियन। ठीक, रिटेन अर्निंग्स। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी अकाउंट टोटल कितना हो गया? 10 million. 2 + 1 + 7 10 हो गया। सर समझ नहीं आ रहा। सर ये 1 million था सर, सब कुछ 1 lakh। अभी जब भी शेयर्स इशू करता है कंपनी, ठीक है, तो उसके पास 3 ऑप्शन, या तो पार पे इशू करे, या डिस्काउंट पे, या प्रीमियम। यू विल बी विलिंग टू पे प्रीमियम इफ यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम द कंपनी। ओके, रूल है कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज एक्ट मुझे कहता है कि इस अमाउंट पे आपने पार वैल्यू, ठीक, मैंने उस पे आपको इशू कर दिया। लेकिन मेरी कंपनी अच्छी है तो मैं आपसे कहता हूं कि नहीं, मुझे पैसे ज्यादा दो। आपने मुझे पैसे ज्यादा दिए, आपने जब मुझे पैसे ज्यादा दिए, लेकिन आपको पता है कि इसकी पार वैल्यू 5 रुपए थी, आपने मुझे पैसे दे दिए 7 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, जो भी है। आपने मुझे क्यों दिए? क्योंकि मैं मांग रहा ज्यादा। क्या सर? मैं मांग रहा ज्यादा हूं। मैंने प्रोस्पेक्टस में आपको लिख के दिया, मैंने आपको आपसे पैसे इकट्ठे करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाया। प्रोस्पेक्टस पता है? यस सर। प्रोस्पेक्टस बनाया और वो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसमें मैंने कहा कि ये शेयर मैं आपको दूंगा 8 रुपए पे। अब ये जनरल पब्लिक है, जिसने लेनी है वो सब्सक्राइब करे, जिसने नहीं लेना वो ना ले। सलीम को लगता है कि ये कंपनी अच्छी है और ये जो 8 रुपए मांग रही है तो ये सही मांग रही है। सलीम ने सब्सक्राइब कर दिया, सलीम ने नहीं किया तो बस ठीक है। सलीम ने कर दिया, सिकंदर ने कर दिया, आपने नहीं किया, सही है। अब आपने जब ये सब्सक्राइब कर दिया, आपने मुझे पैसे दिए, तो मैं बैलेटिंग करूंगा, पहले देखूंगा कि क्या जितने शेयर्स मैंने कहे हैं आप सब ने वो सारे शेयर्स कर दिए या नहीं। अगर ज्यादा हो गए तो मैं बैलेटिंग करूंगा, जिसके हिस्से में आ गया, जो रह गया उनको उनके पैसे वापस कर दूंगा, आप लोग घर जाए। सही है, आप लोगों के पैसे मेरे पास आ गए। आप लोगों के पैसे 5 रुपए के हिसाब से ये 2 मिलियन, लेकिन मैंने आपसे पैसे एक्स्ट्रा लिए, इक्विटी का हिस्सा है, इक्विटी का हिस्सा है, लेकिन एडिशनल है, प्रीमियम है। आई कॉल इट एज एडिशनल पेड इन कैपिटल। मैंने यहां पे लिख दिए। मैं बिजनेस करता रहा, इनकम होती रही, मैं कुछ जमा करता रहा। अब तक मैंने कितने जमा कर लिए? 7 मिलियन। अब मेरी इक्विटी यानी आप लोगों के जो पैसे हैं वो सारे, वो अब तक कितने पहुंच गए हैं? 10 मिलियन। अब इस साल मैंने आपको देना है डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड, या तो मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है, या मैं कहता हूं कि नहीं यार एक्स्ट्रा इनको कुछ दे दो, तो मैं आपको देता हूं स्टॉक डिविडेंड। मैंने आपको स्टॉक डिविडेंड दे दिया। कितना मैंने आपको स्टॉक डिविडेंड दिया? 5%। जब मैंने आपको 5% स्टॉक डिविडेंड दिया, तो वो 5% जो है वो कितना हो गया? 20,000 शेयर हो गए। पहले आपके शेयर्स कितने थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के? 400,000। अब 20,000 और हो गए, तो अब कितने हो गए? 420 हो गए। पहले 400,000 थे, अब 420 थे। पार वैल्यू शेयर की कितनी है? 5 रुपए। सो 420 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल कितना हो गया? 2.1 million। 2.1 मिलियन हो गए जी। 2.1 मिलियन तक स्टोरी क्लियर सारी। ओके, ये हो गया 2.1 मिलियन। अब 5% पे शेयर्स की 5% पे शेयर क्यों दिए? डिविडेंड। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने आपको देना है डिविडेंड। Yes sir। मेरे पास या तो पैसे नहीं है कैश, या मैं चाहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा भी स्टॉक इशू कर दे। तो मैंने आपको पैसे भी दे दिए और कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी दे दिए, और मैंने डिसाइड किया कि 5% दूंगा। मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख, जो आप सब ने खरीदे हैं, आप सब मेरे शेयर होल्डर्स हैं। अब उसका 5% मैं आपको और दे रहा हूं। किस हिसाब से? जिसके पास जितना स्टॉक है उसके हिसाब से। इसके पास 1000 शेयर है, तो 1000 का 5% इसको मिल गया। सिकंदर के पास 100 शेयर है,
तो 100 शेयर का 5% सिकंदर को मिल गया। इस तरह सबको 5% एक्स्ट्रा मिल गया। मेरे पास 5% से मेरा स्टॉक ज्यादा हो गया, 4,20,000 हो गया, 420,000। एक कितने का है? 5 रुपए का। सो 5 into 420,000 इक्वल्स 2,100,000। अब आ जाए एडिशनल पेड इन कैपिटल की तरफ। ठीक, एडिशनल पेड इन कैपिटल। एडिशनल पेड इन कैपिटल मेरे पास एडिशनल पेड इन कैपिटल स्टॉक डिविडेंड से पहले कितना था? 1 million 1 मिलियन का था। अच्छा, 1 मिलियन का मेरे पास था एडिशनल पेड इन कैपिटल मेरे स्टॉक डिविडेंड देने से पहले। अब मेरे पास एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना हो गया? अब दिस रिकॉर्ड्स द कैलकुलेशन। ये जब मैंने आपको दिया तो मैंने 5 रुपए के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन की। 5 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20,000, that was equal to 100,000. It was added to this 2 million, so that became 2,100,000. अब आ जाए एडिशनल पेड इन कैपिटल की तरफ। एडिशनल पेड इन कैपिटल इससे पहले मेरे पास कितना था? 1 मिलियन का। ठीक, अब इस एडिशनल पेड इन कैपिटल में कितना ऐड होगा? अब ये जो मैंने आपको स्टॉक डिविडेंड दिया, ये मैंने आपको कहां से दिया, या डिविडेंड मैं आपको कहां से देता हूं? रिटेन अर्निंग से देता हूं। रिटेन अर्निंग्स मेरे पास कितनी थी? 7 मिलियन। चले जाएंगे 7 मिलियन मेरे पास रिटेन अर्निंग्स। 7 मिलियन रिटेन अर्निंग्स थी। मैंने आपको 20,000 ठीक है, 20,000 शेयर मैंने आपको और दिए। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 5 40 सर। 5 40 क्या चीज थी? पूरा सर 40 की तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। एक मिनट, 40 क्या थी? अब बताएं 40 क्या चीज थी? प्राइस थी शेयर की। 40 प्राइस थी शेयर की, ये वाली। ये आ जाए प्री मार्केट प्री डिविडेंड मार्केट वैल्यू इज 40। 5 रुपए का मैंने आपको दिया है, 5 रुपए का मैंने आपको दिया है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? 40। अब आ जाए 40 रुपए का मैंने शेयर आपको कितने का दिया? 5 रुपए का। 40 वाला शेयर मैंने आपको दिया 5 रुपए का। तो कम कर दिया, कम कर दिया। देखिए, जब मैं आपको शेयर्स देता हूं ना, ठीक, या जब मैं यहाँ पे कैपिटल लिखता हूं, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कैपिटल हमेशा किस पे होगा? बार पे। और जो भी एडिशनल होगा वो किस चीज का हिस्सा होगा? एडिशनल पेड इन कैपिटल, प्रीमियम का। यस सर, प्रीमियम या एडिशनल पेड इन कैपिटल का हिस्सा होगा। अब जब मैंने आपको ये शेयर्स दिए तो आपको मैंने 5 रुपए से मैंने अपनी ये वैल्यू ज्यादा कर दी, ठीक है, लेकिन शेयर था कितने का? 40 रुपए का। मैंने आपको कितने शेयर्स दिए? 20,000 20,000। तो 20,000 शेयर मैंने आपको दिए, इसकी कीमत थी 40 रुपए। 8 लाख ये कितना हो गया? 8 लाख 8 लाख हो गया। 8 लाख मेरे पास आ गए। 8 लाख के मैंने आपको दिए 20,000 के शेयर्स। 8 लाख कहां से निकाला मैंने? 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 20,000 शेयर। 8 लाख मैंने निकाला कहां से? 20,000 शेयर 40 into 40 20,000 into 40 तो है, लेकिन ये 8 लाख आए कहां से? जो एडिशनल 5% शेयर दिए शेयर्स जब मैं जब भी आपको डिविडेंड देता हूं कहां से देता हूं? कहां से? ठीक है, इसमें से 8 लाख निकल गए। 8 लाख निकले, कितने हो गए? 6.2 million ये आ गया, ठीक है, ये मामला भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब आ जाए इसकी तरफ। 8 लाख, 8 लाख में से यहां पर कितने गए? 1 लाख, जो कि पार वैल्यू थी। तो फिर एडिशनल कितने आए? 7 लाख। जो भी पैसे मैं आपसे एडिशनल लेता हूं 5 रुपए से ऊपर, वो सारे के सारे किस बात का हिस्सा होते हैं? प्रीमियम या एडिशनल। वो कितने हैं? 7 लाख। 7 लाख इधर चले गए। अब जरा गौर से देखें क्या होगा। ये हो गया 2,100,000, ये हो गया 1,700,000, ये हो गया 6,200,000। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है? 10 million पहले कितनी थी? 10 million 10 million थी। तो मैंने तो आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए
नो सर नहीं दिए। मैंने आपको डिविडेंड देना था, यस सर आपको डिविडेंड किस चीज से देना था? रिटेन अर्निंग से। तो मैंने रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल कर एडिशनल आपको शेयर दे दिए। वो पैसे आपको नहीं दिए, शेयर दे दिए। जब मैंने पैसे निकाल कर आपको दिए तो वो यहां से निकलकर एडिशनल कैपिटल यहां पर आ गए, स्टॉक में आ गई। यहां पर आ गए, ये ज्यादा हो गया। लेकिन क्या उस वक्त कीमत उस शेयर की 5 रुपए थी? नहीं, 40 रुपए थी ना कीमत तो उसकी। ठीक है, तो आपको जो शेयर मिले तो 40 रुपए के मिले। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे 5 रुपए का शेयर मिला, वो तो शेयर होता 5 का है, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वक्त मार्केट वाले सब कहते हैं ये 40 रुपए का है, तो मैं कहता हूं सही है, तो मैंने आपको 40 रुपए की चीज दी है। अगर मैंने आपको 40 रुपए की चीज दी है तो मैंने 5 रुपए तो इस हिसाब में दिए और बाकी एडिशनल पेड इन मैंने आपसे लिए हैं। मैंने आपको यहां से 8 लाख रुपए दे दिए, उसमें से 1 लाख तो यहां पे है, लेकिन 7 लाख यहां पर ऐड हो गए, यानी मैंने आपसे प्रीमियम और भी ज्यादा इकट्ठा कर लिया। मैंने आपसे प्रीमियम भी ले लिया, आप रिटेन अर्निंग भी मेरी कम हो गई और मेरा कैपिटल भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब यह है कि टोटल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये किया। अब गौर से इक्विटी अकाउंट में क्या होता है, अब फिर बात करूंगा, फिर आपको कह सके इक्विटी अकाउंट वो बाल्टी है कोई बात, राहुल भाई ठीक है। अब इसके अंदर देखिए छोटे छोटे पोर्शंस हैं, छोटे छोटे पोर्शंस हैं, ठीक। ये है आपका कॉमन स्टॉक का पोर्शन, ये है प्रीमियम का पोर्शन, ये है रिटेन अर्निंग का पोर्शन। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने यहां से 8 लाख रुपए निकाले, 1 लाख इधर कर दिए, 7 लाख इधर कर दिए, ठीक है। तो टोटल में कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ एप्रोप्रिएशन पे फर्क पड़ा, यानी एक जगह से पैसे लेकर दूसरे अकाउंट में डाल। सर ये अगर कंपनी हुई है शेयर्स की बजाय डिविडेंड देती ना सर, तो फिर ये शेयर की बजाय डिविडेंड देती, क्लास शेयर की बजाय डिविडेंड देती, तो ये चीज कम होती कम हो जाए, तो रिटर्न टोटल इक्विटी भी कम होती है। टोटल इक्विटी भी कम होती, टोटल इक्विटी भी कम होती है। हाँ, रिटेन अर्निंग्स कम हो रहे हैं तो टोटल इक्विटी भी एक किस्म की कम हो रही है। लेकिन आप देखिए वो मैं करता क्या, वो मैं इस तरह करता हूं कि जब मैं इसको एप्रोप्रिएट करता हूं, जब मेरे पास नई इनकम आती है, तो यहां पर ऐड करने से पहले, इस जगह पर ऐड करने से पहले ही मैं उसको एप्रोप्रिएट, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मैं उससे पहले इसको एप्रोप्रिएट कर देता हूं। तो यहां पर फिगर 10 मिलियन नहीं आएगी, शुरू से ही वही फिगर आ जाएगी जो कि आएगी, मतलब वो पैसे पहले से यहां से हटा देता हूं। देखें मैं हर साल प्रॉफिट करता हूं, ठीक, हर साल प्रॉफिट करता हूं, अगर डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करता तो वो किस चीज में ऐड कर देता हूं, रिटेन अर्निंग में ऐड कर देता हूं। मैंने इस साल प्रॉफिट किया 1 लाख का, सही है, इससे पहले रिटेन अर्निंग थी मेरे पास 7 मिलियन। अब मैं कहता हूं यार ये 1 लाख बांट दो सब लोग, 1 लाख सब में बांट दो, मैं 1 लाख आप में बांट देता हूं, तो क्या मैं रिटेन अर्निंग में कोई चीज जमा करूंगा? नहीं, कोई भी जमा, ठीक है। तो यानी माइनस नहीं करना, उसमें आएगा ही नहीं कोई चीज, रिटेन में वो चीज आएगा जो रिटेन हो गया। नहीं सर, तो उस जो टाइम retain तो वो हो अनाउंस गया। ही नहीं हुआ ना सर, अनाउंस ही नहीं हुआ ना सर। आपके पास प्रॉफिट आया, यस सर, नेट इनकम, अब आपने इसकी एप्रोप्रिएशन करनी है, यानी इसके हिस्से करने हैं। इसमें से आप कहते हैं 5 रुपए इसको दे दो, 10 इसको दे दो, 12 इसको दे दो, 5 20 सर, 20 इसको दे दो, सही है। अब मैं कहता हूं ये डिविडेंड दे, बस ये डिविडेंड दे दी, ये उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, सारा खत्म हो गया। तो क्या इसमें कोई चीज ऐड होगी? नहीं आ सकती, सिंपल है। अब इसको समझो, और अगर इसमें कोई चीज ऐड करूंगा तो वो ज्यादा होता जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं सर इसमें मैं रिवैल्यूएशन ऑन सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सुना है कभी? अच्छा, मेरे पास एक बिल्डिंग थी जो मैंने 60 साल पहले ली थी, उस वक्त ली थी 4 लाख रुपए, अब तो उसकी कीमत ज्यादा हुई होगी, लेकिन मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू 4 लाख की आ रही होगी, डेप्रिशिएट भी होगी, हो सकता है 0 हो गई हो, तो ये तो मेरा नुकसान है कि मेरा एक एसेट है जो अभी भी जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, वो मेरी बैलेंस शीट में 0 पे आ रही है, तो मैं उसको रीवैल्यू करता हूं। यस सर, और यहां पर उठा के लिख देता हूं कि ये हो गई 5 करोड़ की,
अब एसेट 5 करोड़ से बढ़ गए, लायबिलिटी को क्या करूं? 5 करोड़ लायबिलिटी साइड को 5 करोड़ से कहां से बढ़ाऊं? कैपिटल में एक अकाउंट डाल दूंगा इधर इक्विटी में, जिसको बोलूंगा रीवैल्यूएशन ऑन सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। सरप्लस ज्यादा हो गया, रीवैल्यू किया फिक्स एसेट को, जितने भी करोड़ है यहां पे डाल, इक्विटी में ज्यादा हो गया, बस ये मेरा प्रॉफिट तो नहीं है ना, इक्विटी है। तो इक्विटी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस तरह आ रही होती है, ठीक है। रिटेन अर्निंग उसका एक हिस्सा है। गॉट इट क्लास? So let's have a break. Take a 2 minutes break and then we'll continue with the... Okay, so what will happen? What will happen now that we've done this stock dividend? या अगर आपने काम कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा इस चीज में? After a small percentage stock dividend, what happens to EPS and total earnings of individual investor? ये कंपनी ने किया ना, आपने कंपनी की बैलेंस शीट देख ली, क्या फर्क पड़ा? आप लोगों पे क्या फर्क पड़ा? आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप लोगों पे क्या फर्क पड़ा? देखते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ा है। अब ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, एसपी सिकंदर परवेज। व्हाट्स योर फुल नेम? सिकंदर अहमद। चले एसपी हो गया, आपका नाम है सिकंदर परवेज है। सिकंदर परवेज owns 10,000 shares, 10,000 shares, and the firm earned 2.50 per share. EPS कितना है फर्म का? 2.5। और सिकंदर के पास ऑलरेडी 10,000 शेयर हैं। अब हम लोगों ने शेयर कितने दिए? हम लोगों ने शेयर कितने दिए? 10,000 5% के हिसाब से दिए ना, याद है? 20,000 टोटल थे ना, लेकिन मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल को 5% के हिसाब से हमने शेयर दिए। यस सर। ठीक है, 5 रुपए पार वैल्यू, 40 रुपए मार्केट वैल्यू, ठीक। ईपीएस था 2.5 रुपए पर शेयर। टोटल अर्निंग्स आपकी कितनी है? 2.5 रुपए एक शेयर ने कमाया। आपके पास शेयर है 10,000, तो आपने कितना कमाया है किसी से? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 25,000। आपके पास जो शेयर्स हैं उन्होंने 25,000 रुपीस कमाए। ओके गुड, 25,000 रुपीस आपने कमाए। आफ्टर द 5% डिविडेंड, इन्वेस्टर एसपी ओन्स नाउ योर शेयर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड एज वेल। सबकी इंक्रीज हो गई, जिसके पास शेयर था। कितने परसेंट से इंक्रीज हुई? 5% से। ना दिस इज ईपीएस। 5% शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिले। आपके पास 10,000 है, तो आप कितने हो गए? 10,000 प्लस 5%। सर ये 5% का कितना निकला? 500। अब आपके शेयर कितने हो गए? 10,500। क्लियर? ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इन्वेस्टर के हम यही देख रहे हैं ना कि इन्वेस्टर पे क्या फर्क पड़ा है, इन्वेस्टर पे और ईपीएस पे। इन्वेस्टर पे और ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है? अब इन्वेस्टर के पास पहले थे 10,000 शेयर, अब हो गए 10,500 शेयर्स, ठीक है। एंड द सेम प्रोपोर्शनेट अर्निंग्स ऑफ 25,000, ये आपकी अर्निंग्स हैं, ठीक है, जो आपने कमाए अपने 10,000 शेयर पे। ओके नाउ अब ईपीएस, अब अगर ईपीएस को मैं कैलकुलेट करूं, सो ईपीएस इज रिड्यूस्ड टू 2.38। आप कहेंगे सर 2.38 कैसे हो गया? अब जरा गौर से ये देखें कि अर्निंग कितनी है? 25,000। पहले आपके शेयर थे 10,000, तो वो ईपीएस कितना निकल रहा था? 2.5। अब आपके शेयर कितने हो गए? 10,500। तो अब ईपीएस कितना बनेगा? 25,000 डिवाइड बाय 10,500, तो ईपीएस कितना हो गया? 2.38। यानी एक इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, ये इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शेयर ज्यादा हो गए, ठीक है। और मैंने आपसे इससे पहले जब मैंने अनाउंस किया, मैंने कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिक कर दी, सब कुछ पब्लिक कर दिया, और मैंने कहा वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ अर्निंग्स ऑफ 2.5 पर शेयर। सिकंदर खुश हो गया। सिकंदर ने कहा मेरे 10,000 शेयर थे, मैंने 2.5 रुपए एक शेयर पे कमाया, मैंने 25,000 रुपए कमा लिए। 25,000 इसने कमा लिए। अब 25,000 कमाए, लेकिन अब इसके शेयर ज्यादा हो गए। मैंने अनाउंस कर दिया 7 बोनस शेयर्स कि मैं आपको बोनस शेयर दे रहा हूं 5% के हिसाब से। 5% के हिसाब से बोनस शेयर, तो सिकंदर के नंबर ऑफ शेयर्स भी ज्यादा हो गए। आप जरा देखें, अगर नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए तो ईपीएस एक्चुअली कम हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। क्लियर हो गया सर क्लियर हो गया? ये 2.5 500 पर नहीं आएगा है कि कंपनी आपको क्या देगा एज रिटर्न। कंपनी आपको दे रहा है बोनस शेयर, कैश तो दे ही नहीं रहा। कंपनी आपको दे रहा है बोनस शेयर, स्टॉक डिविडेंड, और वो दे रहा है 5% के हिसाब से। यानी आपके 10,000 शेयर थे, तो इसके ऊपर 5% लगाएं, 500 शेयर आपको एडिशनल दे देगा। अब आपके शेयर कितने हो गए? 10,500। अब आपने सोचा था कि मैंने तो 25,000 रुपए कमाए, तो 25,000 रुपए आपने कमाए,
10,000 पे 10,000 शेयर पे कमाए थे, अभी अब आपको मिल गए बोनस शेयर, तो अब आपके हो गए 10,500, यानी आपका ईपीएस कम हो गया। कम हो गया वो 25,000 अब हम 10,500 शेयर पर कम हो गए। हाँ, ये था स्मॉल परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड। स्मॉल परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड कितना होता है? स्मॉल परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड क्लास कितना था? आपको बोला था 5%. 5 ना 5%, तो इस एग्जांपल में दिया था हमने 5 स्मॉल परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड कितना होता है? जब भी स्टॉक डिविडेंड अनाउंस हो, जब भी स्टॉक डिविडेंड अनाउंस हो 5%, तो इस क्वेश्चन के अंदर था, आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक डिविडेंड अनाउंस हो 25% से कम, उसको बोलते हैं स्मॉल परसेंटेज, और अगर 25 से ज्यादा हो जाए लार्ज परसेंटेज। अब लार्ज की एग्जांपल देखिए, अब लार्ज की एग्जांपल, ओके लेट्स मूव ऑन टू लार्ज परसेंटेज। मिस्टर गरीब से तो Why is this so slow? Sir, old version. Old version, sir. Okay, large percentage stock dividends. ठीक है? Now let's talk about large percentage stock dividend. Typically 20% or greater of previously outstanding common stock. ठीक है? 20% या उससे ज्यादा जो उसको large percentage बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर पहले आपने कहा 25% से कम, अभी आप कह रहे हैं 20% या उससे ज्यादा, ठीक है? So Depends on company. उसने उधर कहा था टिपिकली लेस देन 25, ठीक है? मतलब जनरली 25 से कम। यस सर। और अभी आप ये कह रहे हैं कि टिपिकली 20%, तो ये 5% का उसने थोड़ा सा गैप रख दिया, ठीक है? आप दिमाग में अगर 25 रखते हैं तो बस सीधे रख दें 25 से कम स्मॉल, 25% से ज्यादा लार्ज, 25 या 25 से ज्यादा लार्ज। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। Okay. Or greater of previously outstanding common stock. So this will be called as large percentage stock dividend. The material effect on the market price per share causes the transaction to be accounted for differently. अब चूंकि ये ज्यादा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है, इस वजह से इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? इसको मैं जिस तरीके से लिखूंगा वो पिछले तरीके की तरह नहीं है. It will be accounted for in a different way. Reclassification is limited to the par value of additional shares rather than pre-stock dividend value of additional shares. Reclassification जो मैं की थी ना, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह, मतलब एक जगह से पैसे निकाले दूसरी जगह में जमा कर दिए, वो कह रहा है ये reclassification is limited to the par value of additional shares rather than pre-stock dividend value. ये उस par value के जितने होगा, ये जो reclassification होगी par value के जितनी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर ये रूल आपको बताता हूं कि पार वैल्यू की जितनी होगी जो ये बात कर रहा है वो किस तरह है। Assume a company with 400,000 shares of 5 per common stock outstanding. Okay. So once again, we have 400,000 20 million. shares of 5 20 par. 2 million. ये 5 par हो गया? देख, common outstanding stock pays a 100% stock dividend. Okay. 100%. तो अगर 100% देगा तो 4 लाख के ऊपर डबल 4 लाख और आएंगे। 4 लाख और आएंगे। यस सर। सही है? यस। सही है? आगे चलें। The pre-stock dividend market value per share is 40. Same. पहले भी 40 थी, अभी भी 40 हो गई market value. Market value is 40. How does this impact the shareholders' equity account? अब इसमें shareholder का equity account किस तरह होगा? अब shareholder का equity account दोबारा निकालें। दोबारा इसको चेक करें। ओके। अब जब ये डबल होगा तो 4 लाख की बजाय कितना हो गया? 8 लाख। नए शेयर्स आपने कितने इशू किए? 4 लाख है ना? सेम 4 लाख आपने शेयर इशू किए और पार वैल्यू कितनी थी? 5। तो इसका मतलब ये पैसे कितने हो गए? 2 million. 2 million transferred on paper out of retained earnings. Retained earnings ये निकल आए, सही है? एक चीज तो कंफर्म हो गई, retained earnings कम हो जाएगी। 2 million। अब देखें वहां पर फिर हमने कॉमन स्टॉक में कितना ट्रांसफर किया था? 1 1 lakh. 1 million। 1 lakh. 1 million। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था? सर par. पार पे डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ 2 मिलियन पहले से, यस सर। 1 मिलियन का एडिशनल बिल्डिंग कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स 7, टोटल 10, याद है? Yes. पुरानी वैल्यू साइज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये डबल हो गया, 8 लाख हो गया, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बी इक्वल टू
4 मिलियन, सही है। ये उसने कहा था कि ये जो 2 मिलियन आया ये कहां से निकालेंगे? रिटेन अर्निंग से। रिटेन अर्निंग में कितना था? 7। अब कितना रह गया? 5। ये मसला हल हो गया? ये मसला हल हो गया? ठीक, हल ओके। ये चीज वुड रिमेन सेम, काउंट सेम ना। उसमें हम लोगों ने क्या किया था? हमने यहां से पैसे निकाले और उसमें से यहां पर जो ऐड किए वो कौन से थे? पार वाले थे। और जो यहां पर ऐड किए प्रीमियम एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रीमियम का अमाउंट। यहां पर चूंकि वो कह रहे हैं कि ये बहुत मटेरियल है, बहुत बड़ी अमाउंट है, लार्ज परसेंटेज है ना, लार्ज परसेंटेज स्टॉक डिविडेंड, तो इसमें ये काम नहीं करना। इसमें ये काम नहीं करना। इसमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ पार वैल्यू को रिक्लासिफाई करना है। याद है वो सेंटेंस क्या था? ये दोबारा वो सेंटेंस देखना चाहते हैं, देखें। The material effect on the market price per share causes the transaction to be accounted for differently. Material है इसलिए differently करना है। क्या different करना है? Reclassification, यानी एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में डालना। Reclassification is limited to the par value। पहले तो हमने एडिशनल जो आपने लिया था प्रीमियम उसको भी निकाला और दूसरे अकाउंट में डाल दिया। अब वो कह रहा है कि नहीं, रिक्लासिफिकेशन करेंगे सिर्फ पार वैल्यू। बस क्लियर? सर फिर यहाँ पे एडिशनल कैपिटल था, क्या था सर? 1 लाख था पहले से। हाँ, वो सेम रहा। कहाँ से आ गया सर फिर यहाँ? ना वो तो पुराना था ना यार, वो तो हमने इससे पहले कभी इशू किए होंगे मैंने प्रीमियम पे, तो वो थे सर, वो थे जो मैंने आपसे एक्स्ट्रा लिए होंगे। वो तो वो पुराने वाले थे, वो पुराने वाले तो एज इट इज पड़े हैं। 1 लाख अभी भी 1 लाख। जब स्मॉल परसेंटेज था तो मैंने यहाँ से कितने पैसे निकाले थे? मैंने यहाँ से पैसे निकाले थे 40 के हिसाब से। 40 मल्टीप्लाई बाय जितने भी शेयर्स थे। अब आपने यहाँ पे कितने निकाले? किसके हिसाब से? 5 मल्टीप्लाई बाय शेयर्स। चेक करें। क्यों? क्योंकि रूल ने क्या कहा कि रिक्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी? पार की बेस पर। पार से अलावा गप नहीं लगाना। नमन सही? क्लियर? सर कंपनी सर वहाँ का कैश थे वो स्टॉक स्प्लिट